वो जब रिटायर होने वाले थे कुछ दिन पहले वो केस लगा हुआ था जस्टिस कोल की कोर्ट में, और बिना जस्टिस कोल की इंफॉर्मेशन के या तो चीफ जस्टिस उनसे पूछते या वो बीमार होते, छुट्टी पे होते, जब किसी और को लगा सकते थे। बिना उसके सिस्टम तो हटा नहीं सकता, और बिना सिस्टम ने हटाया नहीं तो इसका मतलब चीफ जस्टिस ने हटाया है, और चीफ जस्टिस की वजह से वो केस हटाया। इसका मतलब चीफ जस्टिस ने क्यों वो केस हटाया, रूल को फॉलो ना करके, रूल का वायलेशन किया। कौन सा केस? जजेस अपॉइंटमेंट। अच्छा। जिसमें पार्टी थी और लगातार वकीलों की डिमांड थी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करो लॉ मिनिस्टर का, सरकार को इसमें कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट करो। वो भय था। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर भी अगर संविधान की व्याख्या नहीं होती तो क्या मायने रह गए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के? वहां पूरी व्याख्या करनी चाहिए थी। और आप राज्य में राष्ट्रपति शासन और उन्होंने लिमिट है। यस जस्टिस नारीमन ने जो कहा क्लियर कट, उनकी कोई बात ऐसी नहीं है जिसपे कोई भी देश का वकील क्वेश्चन मार्क लगाता हूं। उनके पर्सन बिल्कुल सही हैं, पूरा देश उनके साथ एग्री है, सब वकील एग्री, मैं भी एग्री हूं। और उसमें फेल हुई है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का फेल होने का मतलब सुप्रीम कोर्ट का फेल होना नहीं है किसी बिल्डिंग का। उसमें वो लोग, वो जज फेल हुए हैं जो 5 आदमी उसमें बैठे थे। जो मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, जिस तरह का फैसला आया था जी, जिसमें जस्टिस चंचूड़ भी थे उस पीठ में, उस बेंच में, और सुना है कि उस पर किसी जज का साइन नहीं है। हाँ, ये और बड़ा धोखा देश के साथ। आर्टिकल 370 2019 में संसद से उसको रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद इशू, लंबा संघर्ष हुआ, फाइनल मुहर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया। आर्टिकल 370 भी आखिरकार जाकर सुप्रीम कोर्ट में मुहर लगी कि सरकार का जो रवैया है, जो डिसीजन है, वो ठीक है। अगर दोनों मसलों को देखें तो दोनों मसलों पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर है। इस हिसाब से लिहाजा इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। राम मंदिर उद्घाटन पर बीजेपी पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, जबकि कहा यह जाना चाहिए था कि ये सरकार की वजह से नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट की वजह से भावना के आधार पर वो जमीन आवंटित की गई। दोनों मसला समझिए कि पिछले 5 साल के अंदर दोनों ही बहुत ही हॉट मसला है। 22 तारीख को राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जो विवाद था वो खत्म हुआ और वहाँ मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। इन दोनों फैसलों में एक कॉमन नाम थे, जस्टिस चंचूड़। जब राम मंदिर वाला मसला था उस समय जो पीठ थी उसके एक सदस्य थे, और आर्टिकल 370 पर जब मुहर लगी उस समय, इस समय वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। लेकिन इन दोनों फैसलों पर आखिर उनको स्पष्टीकरण देना पड़ा है। क्या है मामला, इस मामले को समझते हैं। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एडवोकेट बलराज मलिक साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट में रहते हैं, वहाँ प्रैक्टिस करते हैं, रहते हैं मतलब काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, प्रोफेशनल लॉयर हैं। इनसे समझते हैं कि आखिर सीजेआई जस्टिस चंचूड़ को स्पष्टीकरण, क्लैरिफिकेशन क्यों देनी पड़ी। स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार जी, बताएं क्या है मामला जरा। देखिए, जस्टिस नारीमन जी, जिनकी इंटीग्रिटी पे, ईमानदारी पे, नॉलेज पे एक भी एडवोकेट पूरे देश का, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी एडवोकेट क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता। उस आदमी की टिप्पणी किसी कार्यक्रम के दौरान अपने लेक्चर में। दूसरा, जस्टिस कोल का भी रिटायरमेंट के बाद जो सेकंड इन चीफ थे, अभी रिटायर हुए हैं और जम्मू कश्मीर से ही आते हैं, उनका भी कहना 370 पे बोलना और उन सारी बातों पे बोलना कि कैसे उनके सामने से मैटर हटाया गया, तो बातें ऐसी आ गई थी। और इसी के बीच में प्रशांत भूषण एडवोकेट, जो जाने माने अधिवक्ता हैं, देश उनकी बातें सुनता है और विश्वास करता है, और वो लोगों के राइट के बारे में बोलते हैं, लगातार बोलते हैं। और दुष्यंत दवे, एक दबंग प्रेसिडेंट एससीबीए के, बहुत अच्छे एडवोकेट, और जो शायद उन प्रमुख श्रेणी में सबसे आगे खड़े हैं, जो किसी बात को कहने में बिल्कुल भी हिचकते नहीं, और जो बात जुडिशरी को, वकीलों को कहनी चाहिए, उसको कहने में वो प्रथम पंक्ति के वकील हैं। उन्होंने लेटर लिखा, ओपन लेटर, और ये ड्यूटी बनती थी
किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में किसी सुप्रीम कोर्ट का चाहे चीफ जस्टिस हो चाहे हाई कोर्ट के जजेज हो कोई भी हो, उसकी ड्यूटी भी बनती थी और देश उम्मीद भी करता था कि कोई उसका जवाब दिया जाए। इसका जवाब कोर्ट में भी उन्होंने कुछ कहा चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने, मगर प्रेस वाले लोगों को पीटीआई के सामने भी अब उन्होंने एक स्पष्टीकरण दिया है, मगर वो स्पष्टीकरण भी इसी तरह से है जैसे कोई भी आदमी अपनी लॉजिक से किसी बात को छुपा के सही साबित करने वाली बात है। पहला जरा, चूंकि हम लीगल फील्ड से नहीं हैं और हमारे दोस्त जो सुनते हैं वो भी कोई बहुत सारे लोग लॉयर नहीं हैं जी, तो पेचीदगियां समझना चाह रहे हैं कि चाहे प्रशांत भूषण हो, चाहे बड़े लॉयर्स जिन्होंने नाम लिए, नरीमन साहब हो, इन्होंने जो सवाल उठाए, या कौल साहब हो, जस्टिस कौल साहब हो, इन्होंने जो सवाल उठाए दोनों पे ना, तो सवाल क्या थे जरा ये बताएं। पहला सवाल तो ये था जिसमें प्रशांत भूषण ने और दुष्यंत दवे ने क्वेश्चन उठाया, ओपन लेटर लिखा चीफ जस्टिस को। वो ये था कि कुछ ऐसे मुकदमे जिसमें सरकार पार्टी है या जिसमें भारत सरकार का इंटरेस्ट है, वो मुकदमे जानबूझ के ऐसे जजों के सामने लगाए जाते हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट के और आम वकील आजकल एक नई भाषा देने शुरू कर दी है, गोदी जज। अच्छा, कि उनके सामने वो मुकदमे लगाए जाते हैं जहां वकीलों को ज्यादातर को पहले ही आभास होता है अब इस केस में होना क्या है, या तो ये एडजॉर्नमेंट यानी तारीख के बाद तारीख, ताकि केस को लंबा खींचा जाए, उसको अंजाम तक ना पहुंचाया जाए, या वो सरकार के पक्ष में आ जाए। इस तरह के प्रश्न उठे थे और मुद्दा आया था कोई मुकदमा, और दो बेंच ज़्यादा इसमें सामने आ रहे हैं लोगों के सामने, जस्टिस खन्ना और जस्टिस बेला त्रिवेदी। एक आते हैं वहाँ से आई जस्टिस बेला त्रिवेदी गुजरात से, डिस्ट्रिक्ट, और गुजरात सरकार में जब सीएम थे मिस्टर मोदी, तब उनके कोई उसमें डिपार्टमेंट में या लीगल डिपार्टमेंट में वो सेक्रेटरी वगैरह भी थी। तो मुकदमों का वहाँ जाना, सुप्रीम कोर्ट में मास्टर ऑफ रोस्टर यानी मुकदमे कौन सा मुकदमा किसके सामने लगेगा, ये बिल्कुल इसके लिए भी प्रोसीजर है, और प्रोसीजर वो ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर होने के बाद लोगों को पता रहता है कि किस तरह का मैटर कहाँ जाएगा, या ये रोस्टर तो चीफ जस्टिस बनाते हैं, चीफ जस्टिस का मुखिया होते हैं, क्योंकि वो हेड ऑफ द फैमिली है, उनको डिसिप्लिन बना के रखना है, और उनको पता है देश के हिसाब से या बेंच में कौन किस फील्ड का एक्सपर्ट है, जज उसने किस तरह की प्रैक्टिस की है, पहले किस तरह के मैटर डिस्पोजल किया है, तो उस आधार पे वो मुकदमे ऐसे लगते हैं ऑटोमेटिकली, उसमें कोई इंटरवीन नहीं कर सकता, फिर उसमें गड़बड़ नहीं कर सकता कोई। सबसे पहली गड़बड़ी हुई जब वो रिटायर होने वाले थे जस्टिस कौल, एक मैटर पेंडिंग था जिसमें जजों की अपॉइंटमेंट का मसला था। जजों का क्या होता है, कोलिजियम जिसको फाइनल करके लिस्ट भेज देता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक बार उसमें कोई ऑब्जेक्शन रेज कर सकती है, वो ऑब्जेक्शन वापस सुप्रीम कोर्ट के पास आता है। अगर सुप्रीम कोर्ट उस ऑब्जेक्शन को देख के या तो नाम चेंज कर देती है या उसको देख लेती है कि ये ऑब्जेक्शन जानबूझ के क्रिएट है या इस ऑब्जेक्शन का कोई असर है कि अपॉइंटमेंट पे, वो फिर भी अगर उन आदमियों का नाम भेज देती है तो सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड टू एक्सेप्ट एंड नोटिफाई द सेम, उनके नाम गवर्नमेंट के रूप में गवर्नमेंट वो प्रकाशित हो जाने चाहिए, उनके अपॉइंटमेंट हो जानी चाहिए जी। मगर इस सरकार में उसका लगातार वायलेशन हो रहा था। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट 2 बार भी, मेरे हो सकता है 3 बार भी भेज चुकी है, तब भी उनके अपॉइंटमेंट नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट का अपना कानून, अपनी जजमेंट के अनुसार भी सुप्रीम कोर्ट अपने खुद के फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं करा पा रही, वो सरकार के आगे बोनी साबित होगी सुप्रीम कोर्ट। ये तो आपने फंक्शनिंग पे बात की, हम 370 और मैं उस लेटर की जो मैं बात कर रहा हूँ उसको मैं क्लैरिफाई कर दूं। वो जब रिटायर होने वाले थे कुछ दिन पहले वो केस लगा हुआ था जस्टिस कौल की कोर्ट में, और बिना जस्टिस कौल की इंफॉर्मेशन के या तो चीफ जस्टिस उनसे पूछते या वो बीमार होते, छुट्टी पे होते, जब किसी और को लगा सकते थे, बिना उसके सिस्टम तो हटा नहीं सकता, और बिना सिस्टम ने हटाया नहीं तो इसका मतलब चीफ जस्टिस ने हटाया है, और चीफ जस्टिस की वजह से वो केस हटाया। इसका मतलब चीफ जस्टिस ने क्यों वो केस हटाया, रूल को फॉलो ना करके रूल का वायलेशन किया चीफ जस्टिस ने। जजेस अपॉइंटमेंट, अच्छा, जिसमें पार्टी थी और लगातार वकीलों की डिमांड थी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करो लॉ मिनिस्टर का, सरकार को उसमें कंटेम्प्ट
प्रोसीडिंग इनिशिएट करूं, वो भय था। और हो सकता है कोई ऐसी इंटेलिजेंस या कोई इनपुट आए हों सरकार के पास या जुडिशरी में कहीं पहुंचे हों कि जस्टिस कोल उसमें कुछ नया काम कर सकते हैं। जाते जाते कई बार जाते जाते जज वो काम करते हैं जो उनके मन में होता है, जिसको रोके रखते हैं, फिर वो कर जाते हैं। तो वो केस हटाया गया और इसके बारे में भी सफाई दी जस्टिस चंद्रचूड़ ने। वो सफाई हजम नहीं हो रही वकीलों को। क्या सफाई है? सफाई अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, सफाई उसमें उल्टा बल्कि सफाई में एक चीज ऐड कर दी कि वकीलों के कहने से केस लिस्ट नहीं होंगे। एक तरह से उन्होंने प्रशांत भूषण को या दुष्यंत दवे को कटघरे में खड़ा किया कि ये लोग चाहते हैं अपनी मर्जी से केस लगवाना, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बात बहुत शोभा नहीं देती देश के चीफ जस्टिस को। इसमें बल्कि बात ये हुई जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका, ये जवाब से बल्कि ज़्यादा फंस गए हैं चंद्रचूड़ जी, जिनकी इंटीग्रिटी अब डाउटफुल हो गई है इस मामले से। और क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश तो उन्होंने सोची थी, लिपापोती कर देंगे, मगर एडवोकेट हैं ये, कोई जजों से कम दिमाग थोड़ा है इनका, बल्कि जजों को सारा दिन पढ़ाने का काम करते हैं कोर्ट के अंदर। तो लोगों को ये लगने लगा कि जस्टिस चंद्रचूड़ कहीं ना कहीं सिस्टम से समझौता कर रहे हैं। ये जो अभी संजय कौल वाले मामले में, संजय कौल वाले केस वहां से हटा दिया बिल्कुल गया। वो बिल्कुल अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को लेकर वो बिल्कुल गलत किया। कौन सा केस था? अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ओके, हाँ जी। और दूसरा जस्टिस नारीमन ने जो कहा 370 पे कि 370 पे कम से कम आर्टिकल 3 में भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से या जो क्वेश्चन रेज किए गए थे पटिशन के अंदर उनका जवाब नहीं दिया। अब पटिशन में ये थोड़ा मर्जी चलेगी जज की, जिनका चाहूंगा मैं फैसला कर दूंगा, जिनका चाहेंगे हम फैसला कर देंगे, जो हमें अच्छा लगेगा, जिसको चाहेंगे पेंडिंग रख देंगे, गोलमोल कर देंगे। ये नहीं चलता। कंप्लीट जजमेंट नहीं हुआ इसका मतलब। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर भी अगर संविधान की व्याख्या नहीं होती तो क्या मायने रह गए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के? वहां पूरी व्याख्या करनी चाहिए थी। और आप राज्य में राष्ट्रपति शासन और उन्होंने लिमिट है। यस जस्टिस नारीमन ने जो कहा क्लियर कट, उनकी कोई बात ऐसी नहीं है जिसपे कोई भी देश का वकील क्वेश्चन मार्क लगाता। उनके पर्सन बिल्कुल सही हैं, पूरा देश उनके साथ एग्री है, सब वकील एग्री, मैं भी एग्री हूँ। और उसमें फेल हुई है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट का फेल होने का मतलब सुप्रीम कोर्ट का फेल होना नहीं है किसी बिल्डिंग का, उसमें वो लोग, वो जज फेल हुए हैं जो 5 आदमी उसमें बैठे थे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में। उनकी इंटीग्रिटी पे डाउटफुल होगा, उनकी नॉलेज पे डाउट है। और ये सबसे बड़ा धोखा है संविधान के साथ। संविधानिक बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अगर संवैधानिक व्याख्या ना कर पाए, उनको छुपाने की कोशिश करे, उनको अनआंसर्ड छोड़े, तो इतने वर्किंग आवर, इतना पैसा देश का बर्बाद करने की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है? और क्या औचित्य रहेगा संवैधानिक बेंचों का इस देश के सामने? इससे गरिमा गिरती है, इससे ट्रस्ट खत्म होता है देश की कोर्टों पे। और मैं ये कहता हूँ केवल नेता ही नहीं, केवल कुछ लोग ही नहीं कि वो देशद्रोह का काम करते हैं। देशद्रोही हर वो आदमी है, उसमें वकील भी शामिल हो सकते हैं, उसमें जज भी शामिल हो सकते हैं, जो देश के संविधान की सही व्याख्या नहीं करते। और सुप्रीम कोर्ट तो ड्यूटी है संविधान को बचाने की, उसकी सही व्याख्या करने की। और सही व्याख्या के 2 आधार हैं मेन, कोई ज़्यादा आधार नहीं है। नंबर 1 प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल में हमारा लक्ष्य है देश का, उसमें 140 करोड़ जितने भी देश के नागरिक हैं, उस पूरे परिवार का एक लक्ष्य है कि हम सबको पहुंचना वहां पर इस मंजिल पे। वो मंजिल उसमें तय है। और उस मंजिल पे पहुंचने के लिए एक फंडामेंटल राइट है कि उन फंडामेंटल राइट की सुरक्षा रहते हुए, वो गरिमा हम सब की बनाए रखते हुए हम उस मंजिल को अचीव करेंगे। तो ये 2 बातें अगर कोई जज अपने दिमाग में नहीं रखता, वो, मैं कहता हूँ उनको कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप फैसले नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन के साथ धोखा ये हो रहा है कि बात कॉन्स्टिट्यूशन की होती है, 70, 75, 80 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, देश में विषमता बढ़ी, देश में अभी छुआछूत कम पूरी तरह उसमें सुप्रीम कोर्ट नहीं कुछ बोलता है। देश में भाईचारा में गिरावट आ रही है, देश में आदमी आदमी से डर रहा है, देश में जाति का और संप्रदाय का, यानी जिसको धर्म बोल रहे हैं, धर्म के ठेकेदार के धर्म का, आस्था का विभाजन ज़्यादा हुआ है। चैप्टर 4 जो है हमारा, जिसमें स्टेट पॉलिसी के लिए है, जो चैप्टर कि राज्य की ड्यूटी क्या है, करेगा क्या राज्य सरकार, आज वो फंडामेंटल राइट से कम नहीं है। राज्य को करना था पूरे सभी नागरिकों को साइंटिफिक टेम्पर के साथ सुसज्जित करना एजुकेशन के जरिए,
और अपने ये खाली एजुकेशन के नहीं, स्कूली शिक्षा जब कम होती है तो उस शिक्षा में ऐड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितनी जुडिशरी है उनकी जजमेंट शामिल है, वो शिक्षा का मिला जुला के जो मैं समझ पा रहा हूँ जी। ये आर्टिकल 370 पे जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है जी, वो कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट नहीं है, और मैं ये कह रहा हूँ वो कंप्लीट नहीं, वो एक तरह से देश के साथ धोखा है। धोखा है ना, Yes, सीधा आम जनता के धोखा साथ है। और इसमें कोई अछूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जो जज काम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना तब होती है जब सुप्रीम कोर्ट गुड फेथ में और सही काम करती है, कोई खामी नहीं छोड़ती और जानबूझ के कोई उंगली उठाता है, तब तो अवमानना हुई। सुप्रीम कोर्ट में कमियां हैं, उन कमियों को इंगित करना, उस पे वकील देश के नहीं बोलेंगे, वो जो लोग उसको जानते हैं, उस सिस्टम को जानते हैं, अपने देश के लोगों को नहीं बताएंगे तो हम भी ड्यूटी में फेल हो जाएंगे। तो सुप्रीम वो कोर्ट तो आप कोई भी जजमेंट पब्लिक स्क्रूटनी के लिए ओपन है ना। हाँ बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट खैर इस बात को कह चुकी है कई बार कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, इसीलिए वो फाइनल है, वो गलती नहीं कर सकती, ये ऐसी बात नहीं है, वो गलती कर सकती है। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने गलती की है, और सुप्रीम कोर्ट इस तरह की गलती जिससे पूरे देश की निगाह हो, और ख़ास तौर पे ऐसा राज्य है जहाँ मुस्लिम डोमिनेटेड था, जो एक स्पेशल आर्टिकल के तहत देश से जुड़ा था, वहाँ के लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप भी देश में ज़्यादा इंटीग्रेशन लाया जा सकता है। ये गलत फहमी है कि चालाकी से और इधर से उधर करके चीज़ों को हड़बड़ाहट में करके तभी देश को एक रखा जाएगा, ये नॉनसेंस है बिल्कुल। देश की इंटीग्रेशन कोई सत्ता या मेजोरिटी के आधार पे फैसले करके फटाफट कुछ उल्टा पुल्टा करके और कोर्टों पे प्रेशर बना के या कोर्ट प्रेशर में आ जाएं, इस तरह से देश नहीं चला करते। इस तरह से देश छोटे होते चले जाते हैं। चलिए एक और हम सवाल आपसे लेते हैं इस सेगमेंट में कि जो मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, जिस तरह का फैसला आया था जिसमें जस्टिस चंचूड़ भी थे उस पीठ में, उस बेंच में, और सुना है कि उस पर किसी जज का साइन नहीं है। हाँ, ये और बड़ा धोखा देश के साथ। तो साइन नहीं होना मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्यों नहीं साइन है, क्योंकि वो कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि इतिहास उनकी समीक्षा करेगा, भविष्य में जो लिखा जाएगा तो वो समीक्षा करेगा। हम एक बात और समझना चाह रहे हैं, हमारे दो वरिष्ठ मित्र हैं, एक जयशंकर गुप्त नाम है, बड़े अभी काउंसिल के मेंबर भी हैं वो, अच्छा, और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया शायद, और एक है जेपी सिंह साहब जो वकील भी हैं, पत्रकार संपादक रहे हैं। तो गुप्त साहब ने कहा कि भारत एक ऐसा इकलौता देश है जहाँ की कानून कुछ कहता है, भावनाओं के आधार पर जजमेंट सुप्रीम कोर्ट दे रहा है। बड़ा गंभीर सवाल उठाया उन्होंने। और उसके आगे जेपी सिंह साहब हमारे मित्र हैं, वरिष्ठ मित्र हैं, उन्होंने कहा कि अगर राम मंदिर का उद्घाटन होना ही है तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो इसमें पॉलिटिकल पार्टी क्यों इसका क्रेडिट लेना चाह रही है। तो जजमान तो रंजन गोगोई को, मुख्य जजमान जो है मोदी साहब की जगह रंजन गोगोई साहब को होना चाहिए था, उप जजमान जो है जस्टिस चंचूड़ साहब को होना चाहिए था, बाकी जो बेंच में जज थे वो यजमान बन के वहाँ शामिल होते। इस पर कुछ टिप्पणी? हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। पहली बात तो वो जो जजमेंट है, इस चीज़ का फैसला हो गया, चलो एक मामला सुलट गया। मैं ये कहता हूँ मामला सुलटा नहीं है अभी, ये इतिहास में दर्ज हो जाएगा और आने वाली पीढ़ियाँ इस बात को भुगतेंगी। मैं आज भी कह रहा हूँ, जाती हुई कई बार मैं कह चुका हूँ, बात मंदिर और मस्जिद की नहीं है, कानून की है, बात न्याय की है, संविधान की बात है। फ्यूचर में दुनिया भर के मंदिर इस देश में हैं, दुनिया भर की मस्जिद हैं। मंदिर बनाने, तो काशी मथुरा भी हो जाएगा कि भावना पे मंदिर बनाने से राम बड़ा छोटा हो जाएगा, तो ऐसा राम, इस तरह का राम कैसे हो सकता है। और जो चीजें जिन पे दुनिया भर के पर्सन हैं, कुछ लोगों की भावना हो सकती है उनको मानने के लिए किसी खास वजह से, मगर इतिहास भी या मानव जाति भी उन्हीं बातों पे विश्वास कर पाएगी, और उसका अधिकार भी है जो वास्तविक हो, जिसका एविडेंस हो। अगर कोई आज ये कहे कि इस बात को चुपचाप मान लो, किसी महापुरुष ने कहा था, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। और लोग, आने वाली पीढ़ी हमारे ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगाएगी कि हमारे बुजुर्ग उस वक्त तो शिक्षा थी, ये था, सब कुछ बोले नहीं, चुप उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में थे और ये बोले नहीं। और सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कैसे आस्था के नाम पे फैसला कर दिया। अरे आस्था के नाम पे फैसला करने वालों से मैं पूछता हूँ कि यहाँ एक गाँव है जिसमें राष्ट्रपति भवन भी बना है, गाँव मालचा गाँव है। अंग्रेजों के वक्त में जब राजधानी बनी दिल्ली, वहाँ के लोगों की जमीनें अखबार हुई थी
और आज तक मुआवजा नहीं मिला काफ़ी लोगों को। जब वो हाई कोर्ट में जाते हैं तो हाई कोर्ट फाइल फेंक देता उनकी कि जाओ ये तो पुरानी बात हो गई। अरे जब आस्था हजारों साल से इस तरह की गुंडागर्दी देश में हो सकती है आस्था के नाम पे, और जो एविडेंस है जिनके पास कि हमें पेमेंट नहीं मिली, हमारी पेमेंट दो ज़मीन की, उनकी फाइल फेंकती है वही हाई कोर्ट, और वही हाई कोर्ट मशगूल हैं कि खुदाई करो, ये करो, वो करो, फलाना करो। अरे खुदाई भी करनी थी, राम मंदिर की भी अगर खुदाई की है, करवाई है, मेरे को जो पता है चला, मुझे नहीं पता कितनी सही है, उसमें ये लगा किसी बौद्ध सोसाइटी ने भी या बुद्ध धर्म को मान्यता रखने वाले लोगों ने भी कोई पटिशन या शायद उनको पनिशमेंट कर दिया, सब इंटरवीन किया था, या उनको शामिल नहीं किया या उनको भगा दिया ऐसे ही। और बताते हैं नीचे से जो मिला है बौद्ध प्रतिमाएं मिली हैं, तो ये आस्था का मामला कहाँ था? ये तो लगातार क्लियर कट एविडेंस का मामला था। एविडेंस में एक चोर कहे मेरी चीज, दूसरा कहे मेरी चीज, वो तीसरे की है जो गूंगा आदमी है। ये राम मंदिर पे जैसे आज मस्जिद उखड़ के राम मंदिर बन सकता है, कल को बौद्ध धर्म के लोग ज्यादा शक्तिशाली हो जाएं या वो इस बात की जिद करें और यहीं पे दोबारा खुदाई हो तो ये भी फट सकता है। क्या बुराई है इसमें? और लोगों को ये दिखाना, और आज कोई आदमी मजाक करे थे वकील लोग हमारे बार में कि भाई प्राण प्रतिष्ठा का क्या मतलब है। मैंने कहा भाई प्राण प्रतिष्ठा का मतलब तो ये है कि उस सामने वाली जो मूर्ति है, उस जिसका वो आदर्श के रूप में मूर्ति बनाई है, उस आदमी का जो चरित्र था या हमने जो किताबों में घड़ रखा है, उस चरित्र के साथ मैं जीता हूँ, तो तब तो वो प्राण प्रतिष्ठा हुई। मैं करता हूँ, मैं चरित्रहीन हूँ, मैं गलत काम करता हूँ और उस मूर्ति का मैं प्राण प्रतिष्ठा करता हूँ या उसके सामने मैं हाथ जोड़ता हूँ, तो कोई मायने नहीं, बेईमाना है ये। चलिए, हाँ, तो इतिहास का बल्कि इसमें ऐड करूं, और साथी ने एक मजेदार बात कही कि प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ये है, मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा जब मानी जाती है जब उस मूर्ति से कमाई शुरू हो जाती है। जब धंधा शुरू हो गया तो प्राण प्रतिष्ठा, जिस मूर्ति से धंधा नहीं शुरू होता उसको लात मार के बाहर फेंक देते हैं लोग, ये आस्था वाले लोग। तो इसी तरह मूर्तियां बदलती रहती हैं। और क्या, जिस मूर्ति बदल देते हैं कि अगर नहीं यहाँ तो पैसा नहीं आया, मूर्ति बदल देते। किसको मूर्तियों से प्यार है? ये मूर्तियों का कोई ठेकेदार नहीं है। ये मूर्तियां सारे के सारे धंधे बाजों का गेम है देश में। अब इससे आगे बढ़ना होगा देश को। जी, बलराज मलिक साहब थे। इतिहास की चक्की पीसती जरूर है, धीमी पीसती है। हो सकता है 100 साल बाद सुप्रीम कोर्ट की भी समीक्षा तो अभी भी हो रही है, हम लोग लगातार अपने हिसाब से प्रश्न उठा रहे हैं, लेकिन जब शोध होगा इतिहास में, जब सुप्रीम कोर्ट पे लोग काम करेंगे, किताबें लिखेंगे, आर्टिकल लिखेंगे, 100 साल बाद जमाना बदलेगा, उस समय भी इसकी समीक्षा होगी, पीसेगी जरूर, धीमे ही सही। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकरनामा।